विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बीमारियां सदैव से मानव के लिए चुनौतियां बनती रही हैं। ऐसे में कुछ बीमारियों ने मानव समाज के समक्ष संकट भी पैदा किया है। ऐसे ही एक बीमारी है एड्स, जो कि मानव की प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करता है। एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आक्रमण करता है, जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों, जो कि जीवाणु और विषाणु से होती है, से बचाना होता है। हर वर्ष 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा सके। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आज भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के दिन आप सब के लिए एक ऐसा कार्यक्रम लाए हैं जहां आप एड्स के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। मेरे साथ दोस्तों आज स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सामान्य चिकित्सक। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और उनके साथ मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद रायना, एचआईवी विशेषज्ञ। नमस्कार डॉक्टर रायना, वेलकम टू अ शो। आप दोनों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ आज इस शो में यहाँ पर जुड़ सके। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एड्स डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है। मैं इस बातचीत की शुरुआत डॉक्टर सबसे पहले इसी सवाल से करूँगी कि एड्स का मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार की बीमारी है। जैसे आज मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि इससे बहुत सारे अंधविश्वास आज भी जुड़े हैं, क्योंकि जानकारी हर इंसान के पास पूरी तरह नहीं है। तो डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे शुरू करती हूँ। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि एड्स किस प्रकार की बीमारी है और क्यों इसका आज लोगों में आज भी इतना भय है। देखिए, अगर देखा जाए, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो 1981 में पहला मामला एड्स का डिटेक्ट हुआ था विश्व में। और ये उस टाइम पे बहुत सारी बातें थीं, भ्रांतियां थीं इस बीमारी के बारे में, क्योंकि शुरू में बीमारी जब कोई नई विश्व में आती है तो उसके बारे में जानकारियाँ इतनी नहीं होती हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ी हैं और अब हम साफ तौर से ये बात बोल सकते हैं कि ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। जो वायरस होता है उसे हम अब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, एचआईवी बोलते हैं। और जो बीमारी मनुष्य के अंदर होती है उस वायरस की वजह से, उसे हम एड्स बोलते हैं, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये वायरस जो है जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है, मनुष्य के शरीर के अंदर, तो जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी जैसे हम कहते हैं, वो हमारे शरीर के टी सेल्स की वजह से होती है। बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। लेकिन ये जो वायरस है ये खास तौर से जाके हमारे जो टी सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उनको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी समय के साथ कमज़ोर हो जाती है। अब ऐसे में जो मेन परेशानी इन लोगों को आती है वो ये होती है कि वायरस ने, क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जो लड़ने की क्षमता है उसको कमज़ोर कर दिया, तो अब बाहर से कोई भी जीवाणु, कोई भी कीटाणु अगर शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उससे उतनी सक्षमता के साथ नहीं लड़ पाता जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन का शरीर लड़ सकता है। ऐसे में कभी कभी शरीर जीत जाता है, कभी कभी कीटाणु जीत जाते हैं। और जब कीटाणु जीत जाते हैं, उनकी संभावनाएं जीतने की ज़्यादा बन जाती हैं, तो ऐसे में फिर जो एड्स के मरीज़ होते हैं उनके शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। कभी मुंह में इन्फेक्शन हो गया जिसे हम ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया, कभी निमोनिया हो गया, कभी जो है पेट की बीमारियाँ हो गई, और यहाँ तक कि देखा गया कि इन लोगों में कैंसर्स होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि शरीर जो है इन कीटाणुओं से नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लड़ सकता है, लेकिन क्योंकि शरीर अब एचआईवी से ग्रस्त है, शरीर के ऊपर एचआईवी का कब्जा हो गया है, तो इस वजह से शरीर इन नॉर्मल इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाता है और इस वजह से वो बीमारियां होने लगती हैं। तो इसे हम एड्स बोलते हैं। जी। और आपने इनफैक्ट बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से सफाई के साथ
बहुत सिंपल ज़ुबान में समझाया कि किस प्रकार से ये पूरी बीमारी फैल सकती है। मैं डॉक्टर रैना आपके पास आऊँगी क्योंकि आप पिछले 20 वर्षों से खुद ही एक एचआईवी विशेषज्ञ हैं जो इस लाइन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम श्योर आप बहुत सारे ऐसे एचआईवी के पेशेंट्स के साथ दिन रात डील करते हैं। अभी हमें डॉक्टर स्वाति ने बताया कि एड्स बीमारी होती क्या है और ये किस तरह से वायरस से फैल सकती है। मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी इस बात पे आप और आगे रोशनी डालें कि जब हम वायरस की बात करते हैं तो एड्स आखिर किस प्रकार से फैलता है, वो कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके द्वारा किसी इंसान को ये बीमारी हो सकती है। देखिए, जब तक एक पेशेंट डायरेक्ट टच में दूसरे पेशेंट के नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को एचआईवी है, जब तक दूसरा पेशेंट जिसको एचआईवी नहीं है वो डायरेक्ट टच में पेशेंट के साथ नहीं आता है, तब तक एचआईवी नहीं हो सकती। अब एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्स करते हैं तो सेक्स करते वक्त फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को एचआईवी है और दूसरे पेशेंट को डायरेक्ट टच होता है कि बाय चांस अगर वो सेक्स करा, कॉन्डम ब्रेक हो गया, तो वो ये डायरेक्ट टच माना जाएगा। और अगर आप मान के चले कि कोई प्रोसीजर ऐसे करते हैं कि आप कोई ऑपरेशन करते हैं जहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रिक लग सकता है गलती से, तो उसमें भी एचआईवी हो सकता है। या कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप कभी दांतों का इलाज करने जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने स्टेरलाइज्ड जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ नहीं किए, तो वहाँ पर भी एचआईवी होने के चांस होते हैं। आजकल मैक्सिमम देखा गया कि जो एचआईवी होती है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होती है, और दूसरा जो आप जब पेशेंट किसी क्वैक के पास जाता है कि जहाँ पर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं रखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्टेरिलाइज करना, उनको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर हमको डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने होते हैं वहाँ पर वो नहीं करते हैं और उनको रीयूज़ करते हैं। तो रीयूज़ करने से भी एचआईवी होने का खतरा रहता है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। जो मैक्सिमम जो एचआईवी फैलती है वो शारीरिक संबंध की वजह से ही होता है। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एचआईवी फैलने का ज़्यादा उसमें खतरा रहता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात, अगर कोई समलैंगिक आपस में सेक्स करता है, होमोसेक्सुअल सेक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो एचआईवी प्रिवेलेंस है फैलने का वो 17 टाइम्स मोर है। अगर 100 कपल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसमें से अगर 5 को एचआईवी होती है, तो अगर वही 100 होमोसेक्सुअल कपल सेक्स करेंगे तो उनमें 85 को एचआईवी होगी। बट ऐसा क्यों? होमोसेक्सुअल्स में बेसिकली जो हाइजीन लेवल है बहुत कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और एनल सेक्स में बहुत ज़्यादा चांस है एचआईवी फैलने का, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, देखिए क्या है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जैसे गुडेरिया है, सिफिलिस है, ट्रैकेमोस है, क्लैमीडिया, हर्पिस है। तो ये बहुत सारी बीमारियां जब मान के चलो बॉडी में चली जाती हैं तो वो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम CD4 सेल्स कहते हैं, दे आर द प्रोटेक्टिव सेल्स। तो CD4 का जो लेवल है वो 500 से ऊपर होना चाहिए। मान के चलेगा अगर हम नॉर्मल एक पेशेंट को CD4 सेल्स का काउंट करेंगे तो वो 500, 600, 700 होना चाहिए। लेकिन अगर वो 500 से नीचे है तो दैट मीन्स उसका जो इम्यून सिस्टम वो कंप्रोमाइज्ड है। जब भी किसी पेशेंट को एचआईवी होती है, अगर उसका जो CD4 सेल है वो 500 के आसपास है तो वो ठीक हालत में है। लेकिन अगर उसका जो CD4 सेल है वो 200 से नीचे चला गया तो फिर उसको एड्स की बीमारी होती है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम का क्या मतलब है कि जहाँ पर आपको सेकेंडरी डिजीजेस अटैक करेंगे। बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ होती हैं जो आपको फिर हो जाती हैं। मान के चलिए अगर एचआईवी पेशेंट है जिसको एचआईवी है, उसका CD4 200 से नीचे है, अगर बाई चांस उसने कहीं पे खाना खा लिया तो वहाँ पर टाइफाइड होने का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ किसी हॉस्पिटल में जाता तो वहाँ पर उसको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि जितना CD4 काउंट कम होगा उतना खतरा ज़्यादा है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बॉडी की जो क्षमता है टू फाइट वायरसेस वो
टोटली ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी फाइटिंग एबिलिटी भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं अभी इस बातचीत को और भी आगे जारी रखूँगी, लेकिन अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। जैसा अभी तक आप जान ही गए होंगे, आज है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस, इसलिए आज हम एड्स और इससे जुड़े वायरस जो कि HIV है उसके ऊपर और रोशनी डाल रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए, और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ये ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iStore पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो TV पे भी आज उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बातचीत को जारी रखते हुए मैं डॉक्टर स्वाति अब आपके पास आना चाहूँगी। और अब तक हमने ये जान ही लिया है कि एड्स किस प्रकार की बीमारी होती है और किस तरह से जो उसका वायरस है, जिसको हम HIV बोलते हैं, वो फैलता है। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आज एक बहुत बड़ी मिथ मैं आपसे चाहती हूँ आप उसको क्लियर करें। इससे बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं लोगों के मन में, जो रियलिटी से बहुत दूर है, सच्चाई से बहुत दूर है। वो किस प्रकार के अंधविश्वास हैं जो आमतौर पर लोगों को होते हैं, और उनके ऊपर आज आप थोड़ी रोशनी डालें ताकि लोगों के दिमाग से ये अंधविश्वास मिटे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों के मन में यही है, उन्हें पता ही नहीं है कि HIV होता कैसे है, और अगर हो जाए तो उसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं और स्टिग्मा तक HIV के साथ हमने देखा है कि अटैच्ड है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि 4 चीज़ों से ख़ास तौर से एड्स जो है या HIV जो है वो फैलता है। सबसे पहले खून। अगर आपने संक्रमित खून का ट्रांसफ्यूजन हो गया, या मान लीजिए कि नीडल स्टिक इंजरी हो गई, या आप कहीं पे टैटू करवा रहे हैं, स्किन पियर्सिंग करवा रहे हैं और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेरिलाइज्ड यूज़ नहीं हुए हैं, तो ऐसी सब स्थितियों में आपको खून के द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV इन्फेक्शन हो सकता है। जो दूसरा है वो ये है कि सीमन के द्वारा, यानी कि जब आपने सेक्स किया, जिस व्यक्ति को HIV है उसके सीमन वज्र के द्वारा, जो लेडी है या जो किसी और गे हैं तो किसी और के साथ अगर कर रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फीमेल को इन्फेक्शन है तो उसके विजाइनल फ्लूइड से भी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, और रेक्टल फ्लूइड से भी कई बार होता है। इसलिए जो लोग एनल सेक्स करते हैं उनमें भी हमने बहुत हाई मात्रा में देखा है कि HIV एक से दूसरे में फैलता है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो अपने बच्चे को HIV उसके बच्चे को हो सकता है, और अगर किसी फीमेल को HIV है तो वो जब स्तनपान कराती है तो स्तनपान से भी बच्चे को HIV हो सकता है। अब एक बार आपको ये पता हो गया तो अब आपके लिए जानना ये आसान है कि जब हमारा पसीना आता है, पसीने की बात कर लेते हैं, आंसू की बात कर लेते हैं, यूरिन की बात है, इन सब चीज़ों से HIV नहीं होता है। तो ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किस कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जिसको कि HIV है, तो बहुत कम चांस होती है इससे HIV नहीं होता। अगर मुंह में अल्सर्स हैं, छाले हैं किसी के, तभी संभावना है कि आपको HIV हो सकती है। इसलिए किसिंग को या HIV के व्यक्ति के साथ बैठ के खाना खाना, या उसके साथ टॉयलेट शेयर करना, या उसके साथ कमरे में रहना, इन सब चीज़ों को हम सेफ मानते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि जिसको HIV है उसको हम ऐसे स्टिग्मेटाइज ना करें, उसको हम इस तरह से नहीं लें कि अब इस व्यक्ति के आसपास रहना
लेना ही नहीं अछूत है, मतलब एक तरीके बिल्कुल से, हाँ, बिल्कुल इस छुआछूत तरह से योग। हमें उसे नहीं मानना है, क्योंकि हम उसके साथ रूम में भी रह सकते हैं, हम उसके साथ खाने का चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, कपड़े भी शेयर कर सकते हैं, टॉयलेट भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से HIV नहीं होता है। एक और जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में बात रहती है कि HIV हो गई तो इसका मतलब अब मृत्यु हो जाएगी, तो ये भी अब नहीं है, क्योंकि अब ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है। ये बात तो सही है कि आज भी हमारे पास HIV के लिए कंप्लीट क्योर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे या शरीर से HIV चला जाएगा, लेकिन लाइफ प्रोलॉन्गेशन हो जाती है और अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर समय से जैसे ही पता चलता है कि हमारा HIV पॉजिटिव है, अगर समय से लोग ट्रीटमेंट शुरू करें, तो अब देखा जाता है कि मान लीजिए किसी का 20 साल पे HIV डिटेक्ट होता है तो वो 70 साल की उम्र तक जी सकता है। अब ये बात नहीं है। पहले ये होता था कि HIV हुई तो 10 साल के अंदर एड्स हो जाएगी और एड्स होने के 3 साल के अंदर डेथ हो जाएगी, लेकिन अब लाइफ बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है। अगर लोग सही से ट्रीटमेंट करते हैं, अगर अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़ते हैं, अगर अच्छे से आप इलाज करें, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अब जो ट्रीटमेंट है उससे हम वायरल सप्रेशन कर पाते हैं, यानी कि जो वायरस है उसको हम शरीर के अंदर इतना दबा देते हैं कि टेस्ट तक में पॉजिटिव नहीं आता है कई बार बाद में। तो जो ये वायरल सप्रेशन इसकी वजह से हो जाता है, उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है, एक तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो भी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है, और दूसरा उसकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक बार वायरस सप्रेस हो गया बॉडी में तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस है वो नहीं होंगे, जो परेशानियां हैं वो नहीं होंगी। तो बेसिकली उम्र को लॉन्जिटिविटी मिल सकती है, इंसान को लॉन्जिटिविटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन। मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर विनोद और आपसे पूछूंगी कि इस बीमारी का आज, जैसे भी डॉक्टर स्वाति ने बोला कि अब ऐसा है कि मेडिकली इतना ज़्यादा अब हम एडवांस हो चुके हैं कि वायरस को कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सकता है कि एक इंसान को लंबी उम्र या एक अच्छी खासी उम्र की आयु प्रदान हो सके। तो उस एंगल से मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या इस बीमारी का अब कोई इलाज है कि इलाज नहीं है, इट्स जस्ट वी आर लुकिंग एट गेटिंग द पर्सन एक अच्छी डिसेंट लंबी लाइफ? देखिए मैडम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका बिल्कुल इलाज नहीं है। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका बिल्कुल इलाज नहीं, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है। सेम इज़ विद HIV। अगर आपको डिटेक्ट हुई है HIV, सबसे पहले आपको HIV स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वहाँ पर जांच करानी है और आप दवाई स्टार्ट करो। अगर आप दवाई बड़ी अच्छी तरह से खाएंगे और बढ़िया तरीके से आप प्रोटीन्स इनटेक को बढ़ाएंगे और हाइजीन लेवल पे रहेंगे, कुछ नहीं होता। इतनी सिंपल लाइफ हो गई है। पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी। अब हमारे पास इतनी दवाइयाँ हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है HIV पेशेंट। और ये अब टाबू नहीं है। अब बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे वो जब वो शादी करते हैं तो शादी से पहले अपना स्टेटस जानने के लिए आते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो, जैसे मान के चलो किसी ने कहीं पे ब्लड दे दिया तो वहाँ पर उनको कॉल आता है कि आपका HIV पॉजिटिव आ गया। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपको कोई प्रिक लग गया, अगर आप नर्स हैं, कोई मेडिकल स्टाफ है, अगर आप तुरंत उसी वक्त किसी HIV स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उनको आप बोलते हैं कि साहब मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको एक दवाई स्टार्ट की जाएगी, उसको कहते हैं PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अगर वो दवा आप 72 आवर्स में खाते हैं, मींस पोस्ट एक्सपोजर 72 आवर्स, कि अगर मान के चलो आज हमारा प्रिक लगा तो 72 घंटे तक अगर हमने वो दवाई स्टार्ट की तो मैडम तकरीबन 90 से 95% पेशेंट्स को HIV नहीं होगी। लेकिन ये अभी भी भारत के अंदर ये प्रैक्टिस या ये थिंक किया जो आप कह रहे पेप की पोस्ट एक्सपोजर आप एक मेडिसिन लें, ये अभी भी कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है ना इंडिया के अंदर इन मेडिसिन? देखिए ART सेंटर्स में खाली हेल्थ वर्कर्स को दी जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक डॉक्टर इसका यूज़ करे, क्योंकि इस पे एजुकेशन होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, डॉक्टर्स को एजुकेट किया जाए, मेडिकल स्टाफ को एजुकेट किया जाए। तो ये चीज़ें आप रोक सकते हो, इस चीज़ को आप रोक सकते हो। यहाँ बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर है जो हमारे लैब्स में काम करते हैं, उनको गलती से टच लग जाता है या ब्लड को कंटेमिनेट हो जाता है, या है जो हमारे जो मेडिकल वेस्ट के साथ काम करते हैं, स्वीपर्स हो गए, जो हमारे वार्ड बॉयज होते हैं, उनको कितने प्रिक्स लगते हैं जी। तो वो भी अगर तुरंत जो ही प्रिक लग गया तो वो अगर तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर आप दवाई स्टार्ट कर सकते हैं
और अगर आपने दवाई ले ली 30 डेज के लिए, आपको HIV होगी ही नहीं। करेक्ट, वेरी ट्रू। वहीं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो लोगों की समझने के लिए, क्योंकि अभी हम टीनेजर्स और इस वर्ग की भी बात कर रहे हैं, तो जो आप नीडल शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, लीगल इलीगल ड्रग्स लेते हैं और नीडल शेयरिंग करते हैं। वही नीडल इस दोस्त ने भी यूज़ कर ली, दूसरे दोस्त ने भी यूज़ कर ली, इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नीडल शेयरिंग है उससे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एड्स फैलती है। और लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर जो जानने की है वो ये है कि नीडल्स जो होती हैं उनमें 42 दिन तक HIV रह सकता है। तो अगर आप नीडल्स शेयर कर रहे हैं, अगर एक से दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो किसी के लिए भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि हम किसी और की नीडल शेयर नहीं करें। Correct. और जो भी नीडल है उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और वहीं एक और चीज़ ध्यान रखने की लेकिन ये है कि अगर किसी को बाई चांस नीडल प्रिक इंजरी हो जाती है, जैसे कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे और शायद काफ़ी हमारे श्रोता भी ऐसे होंगे, तो उसमें पैनिक करने की बात नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि नीडल स्टिक इंजरी से 500 लोगों में एक व्यक्ति को HIV होता है, यानी कि 0.23% रिस्क होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आज हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, हमारे पास ये सुविधा है कि अगर हमें ये लगता है कि हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, या हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है, या हमने नीडल शेयर करी है, तो इन सभी सिचुएशंस में, या हमें और कहीं से एक्सपोजर हुआ है, तो हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं 72 घंटे के अंदर। अगर हम उन दवाइयों को लेते हैं 28 दिन के लिए, तो वो हमें आगे जीवन के लिए सुरक्षित कर देती है। तो उसी तरह से प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी है। करेक्ट। यानी कि जिन लोगों को पता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, या आपके हस्बैंड को HIV है या वाइफ को HIV है और आपको पता है कि आगे का जीवन भी आपको उनके साथ जीना है, या जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो अब हमारे पास प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी मेडिसिन होती हैं जो कि आप एहतियात के तौर पर ले सकते हैं, जिससे कि आपको HIV ना हो। और बहुत ज़रूरी जानने की बात ये भी कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल टाइम से HIV का ट्रीटमेंट शुरू कर ले और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को भी 4 से 8 हफ्ते के लिए दवा देनी होती है, तो बच्चे में जो ट्रांसमिशन रेट है वो 1% से भी कम हो जाता है। तो अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, चीज़ें हैं जिनसे कि हम HIV के ट्रांसमिशन को बहुत हद तक रोक लेते हैं और उतनी तेजी से अब नहीं फैलता है जैसे कि पहले था। राइट। आई थिंक उस नोट पे डॉक्टर्स एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तक के 1.5 साल से ज़्यादा के समय में हमने करीब 1500 से अधिक वीडियोस बनाए, लोगों तक पहुंचाए, और ये सारे वीडियोस हमारे indiascience.in के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। चूँकि ओपन सोर्स है, भारत सरकार का ये उपक्रम है और इसके अंदर चेष्टा ये है कि ये विज्ञान हर आदमी तक पहुँचे, जन जन तक विज्ञान पहुँचे, इसका ये प्रयास रहता है। मोबाइल के माध्यम से OTT चैनल अब हर एक के हाथ में अब उपलब्ध है और इंडिया साइंस इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया साइंस ना सिर्फ गूगल प्ले पे, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे और एप्पल iStore पे, iOS स्टोर पे, बल्कि जियो टीवी पे भी आज उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आप HIV से, इस वायरस से खुद को बचा सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए खास तौर से, बिकॉज एज दे से हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर जान है तो जहां है। दोस्तों, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर स्वाति आपके पास आऊँगी, और क्योंकि हमारे पास आज थोड़ी सी वक्त की पाबंदी भी है एंड इट्स ऑलरेडी बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन जो अभी हमने करी है। चलते चलते मैं आप दोनों डॉक्टर्स से आपके लास्ट वर्ड्स और ओपिनियंस लूँगी इस बात के ऊपर, ख़ास तौर से कि अगर एक इंसान को अपने आप को HIV से बचाना है तो वो कौन सी चीज़ें हैं
जो आपको अपनी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने कहा जैसे आप सैलॉन जाएँ तो सिजर्स, ब्लेड्स, इन सब के, इसके अलावा क्या लाइफस्टाइल चेंजेस और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, क्या ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एड्स या HIV जैसे वायरस से? हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिता रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, किस तरह की संगति में रह रहे हैं, और किस तरह से ऑफकोर्स हमारा लाइफस्टाइल है। डज दिस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एक तरफ सेक्स इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उससे सेक्स से जो है HIV होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर नीडल शेयरिंग का कल्चर है, क्योंकि आजकल टीनेजर्स वगैरह में होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड सेक्स करना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और मल्टीपल पार्टनर्स से बचना ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि HIV बहुत ज़्यादा फैलता है। सेकेंडली, कॉन्डोम को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये भी आना बहुत ज़रूरी है, और लेटेक्स के कॉन्डोम्स होने चाहिए, आपको वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपने देखा है कई सारे लोग, हम लोग जो सुनते हैं और जो पढ़ने में आता है कि लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं लुब्रिकेंट की तरह, या बेबी लोशंस या पेट्रोलियम जेली बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्डोम ख़राब हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं रहता है। तो और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ सकते हैं कि कॉन्डोम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, एक मेल के लिए भी और एक फीमेल के लिए भी। तो पहली बात तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। दूसरा, हमें ड्रग्स से पहली बात तो दूर ही रहना है, लेकिन अगर कोई इस तरह के कल्चर में है तो वहाँ पर नीडल शेयरिंग से आपको जो है बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिससे कि आप HIV की तरफ बहुत तेज़ी से बिल्कुल लें। और दूसरा, डाइट का ध्यान रखना हमेशा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखना, और आज कोरोना के समय में हम जानते भी हैं कि कितना ज़रूरी है, तो वो एक अच्छा रखना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर विनोद, मैं आपके पास आऊँगी क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में। एक ही चीज़ आपसे सबसे पहले पूछूंगी और इम्पोर्टेंट जो है कि विज्ञान ने आज इस क्षेत्र में कितनी प्रगति कर ली है, और उसके साथ एक और एंगल जो मैं चाहती हूँ आप कवर करें, वो ये है कि फैमिली एनवायरनमेंट और एजुकेशन, शिक्षा कितना अहम रोल निभाती है इस तरह के वायरस से, और इंसान को इस तरह के वायरस को अपने अंदर लाने से बचाने के लिए। मैडम, 20 साल पहले मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जी। तो तब बहुत मुश्किल था, बहुत कठिनाई थी, बहुत पेशेंट्स की डेथ्स होती थी, बहुत मुश्किल था। लेकिन अब बहुत आसान हो गया है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ बहुत हो गया है, आप पेशेंट को बहुत देर तक ज़िंदा रख सकते हैं और अच्छी हेल्थ में रख सकते हैं अगर वो प्रॉपरली दवाई खाता है। क्योंकि ये ज़रूरी है, हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी दवाइयाँ उसको देनी है। अब बिल्कुल एक टैबलेट आती है, आपने वो रात को खानी होती है और आप वो खा के आप अपनी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। बढ़िया डाइट लेना आपने हाई प्रोटीन डाइट लेना है, प्रोटीन का बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेज प्रोटीन्स ले सकते हैं, जैसे सोया है, पनीर है। नॉन वेज में आप अंडा ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सस्ता प्रोटीन है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बाहर की चीज़ें को नहीं खाना है, अनहाइजीनिक चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं, 10 से 15 बादाम डेली खाते हैं, 1 से 2 अखरोट रोज़ाना खाते हैं। 10 से 15 बादाम? यस, हाँ, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और आपको फैटी 3 ओमेगा एसिड भी चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको, जो बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो उसको रोके। क्योंकि आप लिवर ऑयल कैप्सूल्स जो होते हैं, आपका जो CD4 काउंट है वो 500 से ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका CD4 काउंट 500 से ऊपर रहता है, आपको कोई बीमारी तंग नहीं करेगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी। और दूसरी चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें। हाँ। और स्कूल एजुकेशन में भी ये बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप एड्स को कैसे रोक सकते हैं, आप कॉन्डम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमको कॉन्डम यूज़ करने का अगर हम सिखाएंगे लोगों को कि कैसे यूज़ करें, तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। हमारा जो पॉपुलेशन का, जो हमारे जो ओवरबर्डन पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उसमें इतनी हमारे देश में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस की बहुत कमी है। हम लोग टेस्ट ही नहीं कराते। करेक्ट, ट्रू। क्योंकि सालों साल टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम
एजुकेट करें अपने आप को, फिर अपने बच्चों को ज़रूर करें। और गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि वो पेप को एक बिल्कुल नेसेसरी कंपल्सरी कंपल्सरी बनाए, मैंडेटरी करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेप अगर आपके सिस्टम में, रिजीम में आता है, तो उससे क्या होगा कि जो HIV होने वाले पेशेंट्स हैं, जो टाइम पे क्लिनिक पे पहुंचता है या डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो कम से कम HIV होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस हैज़ ट्रूली बीन अ वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन, जैसे आज मैंने कहा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आज इससे लाभ मिलेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, थैंक यू डॉक्टर रायना। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। और दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन और उसके साथ ही इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान जगत के रोचक कार्यक्रम के साथ किसी और दिन। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।